तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी नई स्कीम लॉन्च की है और इस एनएफओ का नाम है क्वांट इक्विटी सेविंग फंड्स। और इस स्कीम के बारे में आपको और बेहतर तरीके से, डिटेल तरीके से बताएंगे हमारे कलीग अभिषेक गुप्ता। तो चलिए अभिषेक जी के पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या एंड हर्ष। 29 साल पुराना ये म्यूचुअल फंड हाउस है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस और 90,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है। रैंक टोटल वाइज अगर एसेट वाइज अगर देखा जाए तो 34वीं रैंक इसकी ओवरऑल AMCs में शामिल है। अगर इसकी स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो फिर क्वांट इक्विटी सेविंग्स फंड है जो कि ये लेकर आया है। अगर स्कीम की अगर बात करें तो एक तरह से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जो कि 3 एसेट्स में एक तरह से निवेश करता है, आपका इक्विटी, डेट और आर्बिट्रेज में। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलोकेशन जो होता है वो आपका इक्विटी में होता है, जो कि सेबी की रूल्स के लिहाज से 65% मिनिमम जो एलोकेशन है वो इक्विटी में निवेश किया जाता है। मकसद इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो ये होता है कि एक तरह से लो डेट लो रिटर्न के साथ साथ आपको एक स्टेबल इनकम स्टेबल रिटर्न देने की इसकी कोशिश की जाती है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी इक्विटी सेविंग्स GRI है, यानी कि इस इंडेक्स को एक तरह से ये फंड हाउस जो स्कीम के लिए है वो ट्रैक करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो ये 7 जुलाई यानी कि कल से ये खुल चुका है और 21 जुलाई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका रहेगा 24 जुलाई को। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का इसका मिनिमम निवेश है। 1,000 रुपये की इसकी SIP भी की जा सकती है। वहीं एग्जिट लोड जो रहेगा वो 1% रहेगा अगर 15 दिन से पहले इसको रिडीम या स्विच करने की आपकी वो इच्छा होती है तो। इसके अलावा इसके फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो संजीव शर्मा, अंकित A पांडे, वरुण पट्टानी, आयुषा कुंबात और हर्षवर्धन भारतिया इसके 5 मैनेजर जो होंगे जो इस स्कीम को मैनेज करेंगे, जो कि ऑलरेडी क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। अब जरा पेयर कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं कि इस स्कीम में प्रीवियसली कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि अपने टॉप परफॉर्मेंस रही हैं एक तरह से। तो इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड ने 5 साल में करीब 16% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। HSBC इक्विटी सेविंग्स फंड ने 15.5% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज। मिरर एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड ने करीब 15% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज। उसके बाद है महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी सेविंग्स फंड जिसने 14.5% का रिटर्न दिया है। और आखिर में टॉप 5 में है HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड जिसने 14% से ज़्यादा का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ओवरऑल वैसे स्कीम्स की अगर बात करें तो फिर करीब 20 से ज़्यादा इस तरह की स्कीम्स हैं जो कि मिनिमम 9% से लेकर आपकी 15 से 16% तक का रिटर्न दे रही हैं। तो ये है पूरी इस स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम तरह की जानकारियां साझा करने के लिए। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो इक्विटी सेविंग फंड है ये हमारे व्यूअर्स को बताइए ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, निवेश को कैसे देखना चाहिए इसको? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो अभी नंबर्स आए थे कि पास्ट 5 साल में इक्विटी सेविंग स्कीम्स ने ये रिटर्न दिया है, कृपया करके इन नंबर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक एसेट क्लास जो है वो अमूमन ये रिटर्न देने वाला नहीं है। ये पिछले 5 साल थोड़े अच्छे ज्यादा गए हैं, इसलिए हमको ये रिटर्न्स का परसेंटेज यहां से दिख रहा है। तो ये रिटर्न्स को देख के अपनी एक्सपेक्टेशन सिमिलर बनाएंगे तो मुश्किल आने के चांस काफी ज्यादा है। दूसरी बात हम, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि इक्विटी सेविंग फंड्स होते क्या है। तो इक्विटी सेविंग फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है और हाइब्रिड कैटेगरी के फंड वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा असेट क्लास को ऐड किया जाता है। इसमें 3 असेट क्लास को मेजरली ऐड किया जाता है। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 आर्बिट्रेज और नंबर 3 में डेट। इक्विटी, आर्बिट्रेज और डेट, ये 3 का कॉम्बिनेशन बनता है। आमतौर पे 25 से लेके 40% तक इसमें इक्विटी रहता है। फंड मैनेजर मार्केट को अपना आंकलन करते हैं, उस हिसाब से 25% भी ला सकते हैं, 35-40 पे भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर कैसा देख रहे हैं इक्विटी का उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहां पर फंड मैनेजर के पास वो चॉइस है। सेकेंडली, इसके अंदर पैसा जो लगता है, जैसे मैंने बोला आर्बिट्रेज में, तो 30 से 40% पैसा आर्बिट्रेज में डलता है। अभी हम बात करेंगे क्यों डलता है। और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है डेट, तो 20 से 30% डेट में भी पैसा लगता है। अब इस फंड का एंडेवर ये रहता है कि ये फंड मिनिमम इक्विटी और आर्बिट्रेज को मिला के 65% रखे। वो रखना जरूरी है क्योंकि इसकी टैक्स की जो क्वालिफिकेशन है वो इक्विटी में मानी जाती है
और उसको करने के लिए इन दोनों का 65% होना जरूरी है, और इसी कारण से आर्बिट्रेज ऐड किया जाता है कि टैक्स एफिशिएंसी दे सके इसके अंदर। ये फंड आमतौर पे एफडी से सिमिलर या थोड़े बेटर रिटर्न देने का काम करता है, विद टैक्सेशन आपको इक्विटी की देता है। इक्विटी की टैक्सेशन देने से हमारे को फायदा ये मिलता है, हमारा टैक्स कम हो जाता है। तो अगर हम मान लें कि आपको डेट एफडी जैसा ही रिटर्न दे रहा है, बट एफडी में आपका 30 से लेके 35% तक आपका टैक्स जाता है, और यहां पे आपका टैक्स जाता है लॉन्ग टर्म में केवल 12.5%, तो आपको टैक्स के कारण ही बड़ा फायदा हो जाता है अगर आप सिर्फ सेम रिटर्न भी कमा रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड एफडी से ज्यादा फंड कमाएगा। ये फंड आइडियली रिटायर्ड कपल्स, रिटायर्ड फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग थोड़ी स्टेबल रिटर्न चाहते हैं कम वॉलेटिलिटी के साथ, उनके लिए बहुत अच्छा फंड है ये फंड एसटीपीज के लिए भी यूज हम कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपीज के लिए भी कई जगह पे हम यूज कर सकते हैं। जब बकेट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो दिस इज अ गुड फंड टू यूज देयर आल्सो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है सर। सर ये जो फंड्स हैं ये किस तरीके के निवेशकों के लिए सही रहेंगे, मतलब क्या निवेशकों को करना चाहिए इसमें निवेश? तो ये जैसा मैंने बोला, ये मेजरली जो लोग अपने पैसे की वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाह रहे, क्योंकि इक्विटी परसेंटेज कम है इसमें, कि वॉलेटिलिटी का मतलब बहुत ज्यादा तेज मंदी ना हो मेरे पैसों के साथ, और रिटर्न मुझे थोड़ा स्टेबल मिल जाए, और सबसे बड़ी बात जिसको हम बोलेंगे कि एक एक्स्ट्रा बोनस, आपके शो का नाम बोनस और बहुत बड़ा बोनस है ये, और वो ये है कि स्टेबिलिटी भी देता है, थोड़ी रिटर्न बेटर भी देता है, मगर साथ में ये टैक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो अभी तक हमको ये एडवांटेज मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे को ये मिलता है। अब ये कैटेगरी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी तो यूज कर ही सकते हैं, इसको बहुत बारी हम लोग यूज करते हैं जब हमारे को ऐसा लगता है कि मार्केट में भी थोड़ी सी तेजी आ सकती है, बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम थोड़ा पैसा यहां से रख के हम सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी ले सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटीज में जाने के लिए। तो एक बहुत तरीके से यूज करने के लिए वहां पे भी यूज होता है ये फंड। आमतौर पे कई बारी जो लोग 3 साल 2 साल 3 साल 3.5 साल के लिए पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, 4 साल के लिए भी डालना चाह रहे हैं, बट वॉलेटिलिटी नहीं चाह रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं पैसा। ठीक है सर। आपने टैक्सेशन की बात की, तो सर कैसे किस तरीके से जैसे रिटर्न आता है तो उस पर टैक्स किस तरीके से लगता है यहाँ पर? जी, तो यहाँ पर टैक्स लगता है सबसे पहले वैसा ही जैसा किसी इक्विटी फंड में लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लगता है। अब मैं बताता हूँ कैसे लगता है। किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड और इक्विटी सेविंग में भी सेम। अगर आपका निवेश को 1 साल से कम हुआ है तो हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मौजूदा हालात में मौजूदा टैक्स लॉज के हिसाब से 20% का टैक्स लगता है, तो जो भी आप कमाते हैं। इसी को मैं अगर कंपेयर करूं एक एफडी में, आप अगर आप हायर स्लैब में हैं तो 30% या उससे ज्यादा आप पे कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि अपना टैक्स स्लैब देख लें। अगर आप 1 साल, वैसे 1 साल से कम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना सूटेबल भी नहीं है। 1 साल से ज्यादा पीरियड में जब हम लगाते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, तो करंटली 12.5% का टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक छूट सरकार ने हमें और दे रखी है, वो ये कि पहले 1.25 लाख रुपए की कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 2 लाख रुपए साल का है, तो पहले 1.25 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, और अगले 75,000 के ऊपर 12.5% का आप कैलकुलेट करके अपना टैक्स दे सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर। चलिए सर, लगभग 5 बजने वाले हैं, हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं शो के, और आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे सवाल मैं अब भी देख रही हूँ, अब भी हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं। बस एक सवाल मैं आखिर में ले लेती हूँ मानस जी का। सर, मानस हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब पर, जानना चाह रहे हैं कि 5 साल के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं? मेरे से पूछते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह पे आप एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने पोर्टफोलियो को देखें, उस पोर्टफोलियो में उसकी कहाँ जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट
निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अगर आप देखेंगे तो ये भी रिटर्न जो है ना एकदम से देता है, फिर फ्लैट कर देता जी। है, फिर एकदम से देता है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा। हमारे को छोटी वाली रियर व्यू मिरर को थोड़ा सा देखना है, बट ज्यादा फोकस आगे वाली शीशे पे देना है। बड़े शीशे पे करना है। ठीक है सर। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत कुछ हमें समझने को मिला। थीमेटिक फंड्स की बात करें, खास करके एफएमसीजी फंड्स की बात करें, तो हमें बहुत कुछ समझ आया। होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ समझ आया, और हमने पूरी कोशिश करी है सबके सवाल लेने की आज के शो में। जिनके भी सवाल रह गए हैं, कल वो हमारे साथ इसी टाइम 4 से 5 सिप के टिप में जुड़ सकते हैं। आपके सवाल कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। बाकी अमित सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास करके यूएस से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी दूर दराज से भी आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, हमारे व्यूअर्स की तमाम उलझनें सुलझाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच हर्ष एंड दिव्या, आपके साथ भी शो करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने में। थैंक यू सर। तो आज हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ख़ास तौर पे देखिए सिप के टिप से एक बात तो साफ है, यहाँ पे खपत बढ़ रही है तो उसका असर म्यूचुअल फंड में भी देख सकता है। बिल्कुल, लेकिन थीमेटिक फंड्स में निवेश सोच समझकर और रणनीति से करिए। जैसा कि सर ने भी बताया, क्या कुछ पॉइंट्स हमें आज समझने को मिले, वो ये थे कि थीमेटिक फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 5 से 7 साल का नजरिया रखिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये फंड्स आपके लिए नहीं है। इसके अलावा थीमेटिक फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि अपने मील में, अपने खाने में अचार की तरह आप थीमेटिक फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मज़ा आपके खाने का और बढ़ा दे, लेकिन आपकी कोर मील वो नहीं हो सकता है। इसके अलावा कंजम्पशन जो है आपको नहीं बढ़ानी है, देश में बढ़ रही है ठीक है, लेकिन आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है। जितना हो सके अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, उन्हें बढ़ाइए, ताकि आपके फ्यूचर के लिए एक बेहतर रकम जो है इकट्ठा हो सके। और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके तमाम सवाल हमने लेने की कोशिश करी है, और जैसे कि मैंने कहा, जिनके सवाल रह गए हैं कल इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़िएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब, आपके पोर्टफोलियोज जो भी रह गए हैं, कल के शो में हम इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।